मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी का चैप्टर फर्स्ट जो कि रेशियो है उसकी नवी क्लास स्टार्ट करेंगे। उसका आज 9वां दिन है। आप सभी जानते हैं कि इसी योजना के अनुसार आपको आगे बढ़ना है, तो इसलिए जो नए बच्चे आज हमसे जुड़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इस योजना के बारे में विधिवत समझ लें। वहाँ आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख लें, क्योंकि अति आवश्यक है इस योजना को फॉलो करना। इसलिए क्योंकि जो मैथ है उसका सीखने का यही सिस्टम होना चाहिए। 50% बच्चे इसीलिए मैथ को जटिल महसूस करते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक सिस्टम से आगे नहीं बढ़ते, प्रोसेस है सीखने का, उसके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ते, इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो बिल्कुल इसका अनुसरण कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बार बार कहता हूँ। और दूसरी चीज़, आज एक बच्चे की सलाह, स्टूडेंट है मेरा, उसकी सलाह के अनुसार ही एक चीज़ आज से जोड़ रहे हैं कि आज से प्रत्येक वीडियो में, जैसे आज की एक क्लास है, इसके आखिरी तक आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दूंगा और उसका हल अगले वीडियो में बताऊंगा। वो जो क्वेश्चन होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, और जो उसका सॉल्व होगा वो उससे भी अच्छा होगा। तो उस समय आपके अंदर एक भावना आएगी कि हाँ, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर आप लगाएंगे। ऐसे मेरे बहुत से बच्चे होंगे जो उसे एकदम उत्कृष्ट तरीके से लगाएंगे, बेस्ट तरीके से लगाएंगे, लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जो उससे दूसरे मेथड से लगा सकते हैं। तो अगले वीडियो में उनको इसका सलूशन मिल जाएगा और वो देखेंगे कि कितना अंतर होता है सोचने में। तो आप अपनी सोच मैथ में बनाइए। तो इस क्वेश्चन की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको लास्ट तक वीडियो में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं, ज़्यादातर लास्ट में, लेकिन बीच में भी हो सकता है। दूसरी बात कि अगली वीडियो में इसका जब मैं सलूशन बताऊंगा तो वो भी वीडियो के अंत तक कहीं ना कहीं बताऊंगा, और जहां इसका सलूशन अगली वीडियो में बताऊंगा वहीं दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जब उस स्टूडेंट ने यह सजेशन दिया तो मुझे अच्छा लगा। इससे थोड़ा आप में एक मेरी क्लास से जुड़ने का एक जरिया और बन जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को करना है, और आप इसमें और आत्मीयता के साथ शामिल हो सकेंगे। और जब क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, बेस्ट तरीका यही है। तो इस प्रकार से आपकी सोच भी बन जाएगी कि जो आप इसको सीख रहे हो वो बेस्ट है। आज तक जो भी मैथ में आपको कभी सिखाया गया, जो भी यूट्यूब पर सब पढ़ा है, वो सबसे बेस्ट है। ये भी आप धीरे धीरे इसको समझ सकेंगे। तो इस योजना को हम आगे शुरू करेंगे। आज की क्लास में वो एक क्वेश्चन आपको देंगे, उसका सलूशन अगली क्लास में देंगे, उस समय एक फिर क्वेश्चन आपको देंगे, और ये निरंतरता चलती रहेगी। तो आप सभी बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे एकदम रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, रोज के रोज उनके कमेंट आ रहे हैं, निरंतरता में देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, उनके भविष्य के लिए अच्छा है, और उनकी जो गणित में, जो मैथ में एक समझ बनेगी, जो उन इस विषय के प्रति उनकी विशेषज्ञता उत्पन्न होगी, वो अद्वितीय होगी। आप बहुत अच्छे से इसको सीखोगे, हमसे भी बेहतर एक दिन करोगे। आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। पिछली क्लासों में हमने क्या बताया? यही बताया कि रेशियो एक मानक है। मैं बार बार कहता हूं, और यही एक लाइन पूरे चैप्टर को लगवा देती है, पूरे रेशियो को लगवा देती है कि रेशियो एक मानक है। मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके धन में अनुपात अगर 2:5 है, मैं रोज आपको बताता हूं, तो ये क्या है? एक मानक है। मतलब ए का यदि धन 2 है तो बी का धन 5 है। यदि एक गुने वाला होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। 1 2 1 कम 2 5 1 कम 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी संभावना कौन होगी? 2 दूना 4 एंड 5 दूनी 10। तीसरी कौन होगी? 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ऐसे ही अनंत संभावनाएं बनेंगी, ये हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद क्या होता है? इसमें से आपको वास्तव में उत्तर लेना है, तो इसमें से कौन संभावना होगी, तो उसके लिए एक लिंक दिया होता है। सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जितनी भी हैं। मानक के कॉन्सेप्ट में खूब समझाया।
तो एक तो ये है कि कहीं भी अनुपात दिया हो तो उसका मतलब एक मानक है, एक पैमाना है, एक सरल स्तर पर हिसाब दिया हुआ है, और यही कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह आपको सपोर्ट करता है, आपको आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज़ आपने वही सीखी कि अनुपात विभिन्न रूपों में लिखा हो सकता है, वो भी मैंने खूब बताया आपको। तो आज चलिए और इसके आगे समझते हैं। मैं कहता हूं हर क्वेश्चन में आपको मुझसे कुछ ना कुछ सीखना है। देखिए मेन चीजें तो सीख लिए, मानक का कॉन्सेप्ट तो सीख ले, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखना है, अपने में वृद्धि करनी है नॉलेज में, और वो बहुत ही अच्छा होगा। आगे बढ़ने का प्रोसेस यही है। और एक चीज और कहेंगे कि सीखने के लिए आपको जब विश्वास हो जाए कि टीचर में योग्यता है, जब आपको ये विश्वास हो जाए कि टीचर में योग्यता है, तो आपको बिल्कुल टीचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब आप सीखते हो तैरना, तो अगर धारा के साथ तैरो तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। तो इसलिए जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ टीचर में योग्यता है, तो आप उसके अनुसार चलें, उसके अकॉर्डिंग चलें, वो जैसा कहता वैसे चलें, और निरंतरता तो बनाए ही रखें। फिर तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से अपने अंदर जाने दीजिए, उनका अनुसरण कीजिए, उससे प्रतिरोध मत कीजिए। अपने तरीके से लगाओ तो बाद में लगाओ, लेकिन आप धीरे धीरे इस पे रुको। आप 1 महीने मेरे साथ चलो, यही बेस्ट लगेगा आपको। और उन बच्चों के लिए जो एकदम नए हैं, जो प्रारंभिक स्तर पर है, मैं इसकी शुरुआत किए हैं, वो इसको धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। हर चीज़ आएगी, लेकिन आप एक साथ नहीं सीख सकते, ये भी ध्यान रखना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि एक भंडार गृह में रखे नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रस के डिब्बों का अनुपात। एक स्टोर है, स्टोर रूम है, उसमें क्या है, नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के डिब्बों का अनुपात 8:9:15 है। ये आपका नारंगी है, अनानास है और मिश्रित फल है। कुछ भी लिख लो, आपको संकेत की जरूरत है। आप हिंदी में पूरा लिख सकते थे, जैसे भी लिखो। अब कहा तो उसने कहा ये अनुपात है, मतलब आपको हिसाब बता दिया कि जो ये फल हैं भंडार गृह में, जो स्टोर रूम में फल हैं, वो इस अनुपात में हैं। अर्थात यदि नारंगी 8 हैं या 8 यूनिट हैं, तो अनानास 9 यूनिट हैं, और बाकी जो मिश्रित फल हैं वो 15 यूनिट हैं। या ये भी कह सकते हैं नारंगी, यदि जरूर रहेगा, यदि 8 है तो ये 9 है तो 15, अगर दूनी संभावना वाला तो 16, 18 एंड 30 अनंत संभावना है। ठीक, मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं अनुपात में बराबर गुना करके, ये आपको समझना है इसमें। यदि नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के क्रमशः 25% एंड 30% एंड 30%, 33.33% एंड 20% डिब्बों की बिक्री हो गई है। ये डिब्बे हैं, डिब्बों की संख्या का अनुपात है भाई ये। तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात बताइए। बिल्कुल सही। अब इसमें बिक्री कितनी हो गई, 25% बिक्री हो गई नारंगी की। अब ये 8 है, इसका 25%। एक तो आपको प्रतिशत की जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भाई थोड़ा वो करना पड़ेगा, प्रतिशत जब आप पढ़ेंगे तब होगी। तो 25% बिक गए नारंगी। 25% का मतलब होता है 1/4। जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही वो भी हो जाएगा, 1/4 होता है। तो 25% इसका कितना हुआ, 8 का 25% हुआ 2 बिक गए, तो कितना बचा, 6। बात समझ गए। अगला आपका है कि तो अगर इसमें नारंगी 8 डिब्बे थे टोटल, 25% बिकने का मतलब है 25% बिकने का, इसका 25% कितना होगा, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 8 का 1/4 मतलब 8 के 4 टुकड़े कीजिए, उसमें 1 की बात कीजिए तो 2, तो 2 बिक गए, तो बचे कितने, 6। इसकी बात करें 9 की अगर बात करें तो इसका 33.33% बिक गया। अब इसका 1/3 होता है। ये सब आपको प्रतिशत में बिल्कुल आपको ABCD जैसा हो जाएगा। तो इसका मान 1/3 होता है, मतलब इसका 1/3 बिका, तो 9 का 1/3 कितना होगा भाई, 3 होगा। 3 अगर बिक गया तो बचा कितना, 6 बचा। अब इसमें कहा मिश्रित फलों का 20% बचा, 20% मतलब होता है 1/5, यही तो होता है।
20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो इसका 1/5 कितना होगा? 15 का 1/5, चाहे ऐसे कीजिए तो 3 आएगा। अगर 3 बिक जाएगा तो बचेगा कितना? 12। तो इस प्रकार से ये शेष जो है वो फल है। अब इसका अनुपात पूछा, आप जानते हो अनुपात को सरलतम रूप में लिखा जाता है। यहाँ तो 6 × 6 कम 6 6 6 दूनी 12, तो 6 से इसमें सरलतम का मतलब जो सब में काटता हो काटिए, 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, तो अनुपात आया 1:1:2। बात समझ गए? बिल्कुल आसानी से आप सवाल को लगा सकते हैं। तो इसमें हल्का सा प्रतिशत का यूज था, और उसके अलावा उसने जो कहा है उसी भाषा को समझना है कि नारंगी 25% बिक गई। अब 25% कितनी होती? 1/4 होती, यानी कि 2 बिक गई तो 6 बची। 33 से 1/3% बिक गई, मतलब 1/3 बिक गई। 1/3 का मतलब 3 होगा, 3 बिक गई तो 6। इसका 20% का मतलब 3 बिक गई, तो कितना होगा? इतना, 12। इनका अनुपात पूछा है, आपका सवाल लग गया, ए ऑप्शन सही है। बात समझ गए होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। इसमें तो चलो ये संख्या अच्छी दी थी, लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि ये संख्या ऐसी दी होगी कि इसका 1/4 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका 1/4 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब अगर इसका भी 1/4 कह देता बाई चांस, तो इसका 1/4 निकालना मुश्किल था। तो इसके लिए क्या करते, मैंने बताया था, जब ऐसी, इसमें तो बाई चांस ऐसी संख्या थी कि उनका 1/4 1/3 1/5 निकालना बड़ा आसान था, लेकिन मुश्किल होता, कभी कभी भिन्न में चले जाते हैं। तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि 8 9 15 मानो इनकी संख्या का अनुपात, या 80 90 एंड 150 मानो। आगे सवाल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। 80 90 50 मानने, 150 मानने से हो सकता है स्थिति आसान हो जाए, या 100 में माने तो 800 900 और 1500 माने तब भी वही बात है। बात समझ गए? तो वो भले 8 9 15 दे, आप 800 900 1500 कह सकते हो, और ऐसी बहुत जगह जरूरत पड़ती है क्योंकि हिसाब आपका वही है। अब इसका देखिए 25%, इसका 25% कितना आएगा? ये तो वैसे भी लग जाएगा। तो इसका 25% आप जानते हैं 1/4 होता, तो 800 का 1/4 मतलब 200, 200 भी का तो कितना बचा? 600। 900 का 1/3 कितना होगा? 1/3 300 होगा, 300 भी का तो कितना हो गया? 600। इसका 1/5 कितना होगा? 5 या 15 300 होगा, 300 बिक गया तो कितना होगा? 1200 होगा। तो इस प्रकार से इसका अनुपात कितना निकलेगा? ये 2 0 कट गए, 6 1 कम 6 6 1 कम 6 6 दूनी 12। अनुपात कितना आया? वैसे। बात समझ गए? तो मेरा इसमें समझाने का मतलब ये है कि अगर कहीं ऐसे 8 9 15 पर नहीं आए तो आप कुछ भी मान सकते हो, सब में बराबर गुना, जैसे इसमें 100 से, इसमें 100 से, इसमें 100 से। तो इससे क्या हुआ? इसका प्रतिशत निकालना आसान हो जाता है कभी कभी। इसमें तो ऑलरेडी आसान था। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी ने मुद्रास्फीति के समय में अपने कर्मचारियों को इतने अनुपात में घटाया या कम किया। अब देखिए, भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा ही समझ सको तो सब कुछ है। एक कंपनी ने मुद्रास्फीति के समय अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया। इसका मतलब है पहले कर्मचारी अगर 5 थे तो अब 3 रह गए, ये मतलब है इसका। और औसत वेतन प्रति कर्मचारी 7:8 में बढ़ा दिया, तो इसका मतलब पहले 7 था, अब 8 कर दिया। अब देखिए, जो मैंने बताया है कि अनुपात एक पैमाना है, अनुपात एक मानक है, अनुपात एक संभावना है। संभावनाएं तो अनंत हैं, तो वही इसकी व्याख्या कर देगा। देखिए कैसे। तो उसने क्या कहा, जो कर्मचारी उनको इस अनुपात में कम किया, मतलब पहले 5 थे अब 3 रखे। वेतन कैसे बढ़ा दिया? पहले एक कर्मचारी का 7 यूनिट था, अब 8 यूनिट हो गए। तो अब उसने कहा ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपए की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था? बात को समझो। ये थी उनकी संख्या, किनकी? कर्मचारियों की, और ये है वेतन, सैलरी। बात समझ गए? अब आप जानते हो, अगर एक ही होता तो हम मानक के कॉन्सेप्ट में एक सुख नहीं मानते हैं, लेकिन अब इसमें कोई जरूरी है कि 5 और 3 वाला ही होगा, और इसमें जरूरी है 7 और 8 वाला होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आखिरी में उसने वास्तविक संख्या दी है 55,000, तो आपको ये देखना होगा किसमें कितने गुने की संभावना ने 55,000 किया है। तो आपको मैं एक चीज और समझाऊं। देखिए, आप बिल्कुल समझिए और आखिर तक ये सब चीजें एक दिन बिल्कुल समझ जाएंगे।
तो आप एक बात बताइए, जब कक्षा 6-7 में आप होते थे और कहा जाता था ए बी की उम्र में अनुपात 2:5 का है, तो आप उस समय सब इतनी व्याख्या नहीं करते थे ना, आपको सिखाया गया दुर्भाग्यवश। तो आप कहते थे 2x और 5x, ऐसे तो मान लेते थे। ए बी की उम्र में अनुपात 2:5 है, तो आप मान लेते थे 2x और 5x। ये क्या होता था? हमने अभी तक क्या सिखाया? अनुपात क्या है? अनुपात है 2:5 का मतलब है 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, अब इसका 2 गुना वाला 4 और 10 हो सकता है, और इसका 3 गुने वाला 6 और 15 हो सकता है। अनंत संभावना है। तो x उसी को दिखाता है कि जितने गुने की संभावना होगी उतना x का मान आ जाएगा। मान लीजिए x का मान आया 10, तो ये 20 होगा भाई, इसकी जगह पर 10 रखोगे, 10 दूना 20, 10 पचे 50। तो इसका मतलब हुआ, अगर x का मान 10 आया है तो इसका मतलब हुआ 10 गुने वाली संभावना है। मैं आपको आगे इसलिए इसमें ले जाना चाहता हूं कि 100% कोई जरूरी नहीं। अब जैसे यहाँ 2 अनुपात आ गए तो अब इसमें कुछ अलग गुना का मामला होगा, कोई ऐसा तो जरूरी नहीं। अगर 10 गुना वाली इसमें संभावना हो तो इसमें भी 10 गुना वाली संभावना हो, ऐसा तो कोई नहीं जरूरी है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां आपको x का सहारा लेना होगा। बेशक हम 90% सहारा नहीं लेंगे x का, लेकिन 10% में सहारा लेना आवश्यक होगा। तो मैं ये आपको समझा रहा हूं, और उससे अलग नहीं है, वही सिस्टम में है। तो मैंने आपको बताया कि 2x क्यों माना जाता था, 5x क्यों माना जाता था। जो संभावना ढूंढते हो कितने गुने की है, लिंक ढूंढते हो कितने गुने का है, वो x में आप मान लेते हो x गुने का। फिर जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू निकल आती है। x की वैल्यू अगर 10 निकली तो बात ये निकल के आई कि 10 गुने का मामला है। तो बात समझ गए। तो अगर कहीं भी अनुपात दिया है तो उसके अनुसार आप 2x एंड 5x दोनों में x ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हो जितने गुना इसमें उतने गुना इसमें। तो इसमें 2x, इसमें 5x, ऐसा आप कर सकते हो। बात समझ गए। तो उसी के आधार पर मैं कहूं कि इसको तो हम क्या कह सकते हैं, 5x कह सकते हैं, 3x कह सकते हैं। भाई जो उनकी संख्या थी कर्मचारियों की, वो पहले 5x थी, फिर 3x रह गई। ठीक। अब सैलरी जो थी पहले 7 थी, अब 8 थी। अब पता नहीं, ये तो एक हिसाब दिया प्रथम संभावना है तो अनंत है। अब उसमें से कौन होगी, तो इसके लिए y x नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं। x तो इसका है, इस अनुपात का है, जितना गुना इसमें, ये तो अलग अनुपात है। तो इसमें मान लीजिए y गुना है तो y गुना है। बात समझ गए। इस प्रकार से बात निकल के आई कि प्रारंभ में जो है कर्मचारी हैं वो 5x हैं, और उसके बाद कम करके रह गए 3x। इसी प्रकार से जो सैलरी है पहले 7y है, फिर 8y। अब आप सोचो सैलरी टोटल जो उस कंपनी की जो खर्चा होगा वो कैसे निकलेगा। अगर इनकी जितने मजदूर पहले थे और एक मजदूर की सैलरी जितनी थी उसकी गुणा कर दें तो क्या निकलेगा, गुणा कर दें तो निकलेगा टोटल इतना खर्चा निकलेगा। दूसरा, अब बाद वाले में एक मतलब कर्मचारी कितने रहे, 3x, प्रत्येक 8 है, तो 8 तियां 24xy। बात आप समझ चुके हैं। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा ये ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपए की बचत होती है। अब वहां तो वास्तव में 55,000 की होती है, लेकिन जो आपने मानक के स्तर पर x के पदों में जो मानक आपने माना है, मानक के स्तर पर कितने की बचत हुई। पहले 35x होती थी, अब कितनी 24x हुई, तो 11xy की बचत हुई। मतलब ये कि इस सिस्टम पर जब हमने बिल्कुल उसकी भाषा का पालन किया तो जो बचत आई है वो 11xy है। वहां कितनी है, वहां है 55,000 रुपए की बचत। तो यहां जो 11xy है वही वास्तव में 55,000 है। तो 11 पचे 55, मतलब xy का जो गुणनफल है उसका मान है 5,000। तो उसने पूछा कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था। भाई कंपनी का प्रारंभिक व्यय यही तो था, ये प्रारंभ वाला था और ये लास्ट वाला था, ये स्टार्टिंग वाला था, ये लास्ट वाला था। तो प्रारंभ में व्यय इतना था। अब इसमें xy की वैल्यू आपको पता चल गई, 55 इतने की 5,000 की है। तो इसमें इसकी जगह पर रख दोगे कितना, 5,000। तो 35 पंचे कितना होता है, 30 पंचे 150 होता, 25 होता, 175 होता। तो 175 एंटर 0, ये उत्तर होगा। कंपनी का प्रारंभिक व्यय इतना था। एक एक चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी।
आपको फीलिंग आ रही होगी कि हाँ इसी प्रकार से, और आपने इसमें सीखा भी बहुत कुछ कि इसमें x मानेंगे कि x गुने वाली संभावना रही होगी, इसमें y गुने वाली संभावना रही होगी। बात समझ के? तो बिल्कुल आसान है, आप उन चीजों को कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, समझ में आ गया? प्रारंभ में कितने थे? अनुपात दिया है 5:3, 5 थे, 3 कर दिए गए, तो हमने इसको x के पदों में मान लिया, 5x 3x। सैलरी कितनी कर दी गई? 7 से 8 कर दी गई, तो 7y 8y। अब प्रारंभिक स्थिति का टोटल खर्चा कितना है? जब कर्मचारियों की संख्या और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन की गुणा कर देंगे तो ये खर्चा प्रारंभ वाला, ये खर्चा बाद वाला। कितने की बचत हुई, कितने का फायदा हुआ? 11xy का फायदा हुआ। वहां कितना कहता? 55,000 का कहता, तो xy की वैल्यू कितनी निकली? 5,000। तो प्रारंभ वाला खर्चा पूछ रहा है इतना, अगर अंत वाला पूछता तो इसमें xy की जगह 5,000 रख देते, वो भी आ जाता। बात समझ के? तो बहुत आसान है, मैथ सबसे आसान विषय है, ये आप सदैव ध्यान रखिए, बस उसके सिस्टम को समझना। और जो भी बच्चे मेरे उस जो इसकी PDF होती है और बहुत सी चीज़ें रहती है, और आपको आगे कैसे बढ़ना, उन सब चीज़, और जो समय समय पर जानकारियाँ होती, उनके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर जुड़ जाए, कि उसी से आप हमसे 100% जुड़ जाएंगे। आपको कोई भी सूचना होगी उस पर दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक गांव में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, तो उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो देखिए, गांव में जो लड़के और लड़कियां हैं उनका अनुपात कितना है? लड़के पहले हैं 3:2, मतलब लड़के बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज 3 हैं, गर्ल्स 2 हैं। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे, 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे। अब देखिए बैठ कितने रहे? 30% लड़के बैठ रहे हैं और 70% लड़कियां बैठ रही। अब जो मैंने अभी जिक्र किया था कि हो सकता है इसका 30% अच्छे से ना निकल रहा हो सकता है इसका 70% निकालना मुश्किल हो, ऐसा मैंने कहा था। तो आप खूब जानते हो, क्योंकि ये तो हिसाब है, दोनों में हम बराबर गुना बढ़ा सकते हैं, तो भैया कर लें 100 गुना, तो इसको 300 मान लें, इसको 200 मान लें। हमने माना बॉयज हैं 300, गर्ल्स हैं 200। 30% परीक्षा में बैठते, तो बैठने वाले कितने हैं, मतलब प्रेजेंट कितने हैं, या बैठने वाले आप लिख सकते हैं, बैठने वाले लिख सकते हैं। बैठने वाले कितने हैं? तो इसका 30%। अब प्रतिशत में वो चीज़ें सीखेंगे। 30 पर जब किसी संख्या का 10% निकालना बड़ा आसान होता है। 10% होगा 30, 300 का 10% होगा 30, तो 30% होगा 90, तो 90 इसमें बैठे, और 70% गर्ल्स बैठी हैं, तो 70% मतलब 100 में 70, सीधा सीधा दिखता है 100 में 70, तो 200 में 140। यहां भी ऐसे ही दिखता था, 30% में 100 में 30 बैठे, तो 300 में 90 बैठे, तो ये इतने बैठे हैं। और इसी प्रकार से जब इतने बैठे हैं तो अब्सेंट कितने हैं, या ना बैठने वाले कितने हैं? तो इसमें 300 में 100, 210 ना बैठने वाले, ना बैठने वाले हैं। और इसमें कितने ना बैठने वाले हैं? इसमें कितने ना बैठने वाले हैं? इसमें 60। इसको कोई निकालने की जरूरत है भी नहीं इतनी। तो इस प्रकार से उसने कहा टोटल बैठने वाले और न बैठने वाले। तो बैठने वाले टोटल यहाँ कितने हुए? बैठने वाले टोटल हुए कितने? 140 और 90, 230। कितने हुए? 230। टोटल बैठने वाले हुए 230। अब इसको ना निकालना चाहें तो ना निकाले, क्योंकि टोटल तो 500 है, 230 बैठ गए, तो न बैठने वाले हुए 270। बात समझ गए? और यहां से निकालोगे तब भी 270 आएगा। तो इसको अगर आप ना निकालो, क्योंकि वहीं से दिखता है टोटल बैठने वाले 230, तो ना बैठने वाले भाई 500 टोटल हैं। तो अगर 500 टोटल है तो ना बैठने वाले कितने? 200, 300, 500 टोटल हैं, तो 230 बैठे हैं, तो 270 नहीं बैठे हैं। अब कहा है बैठने वाले और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या, तो बैठने वाले भाई इतने हैं, ना बैठने हैं, तो इनका अनुपात यही तो होगा। उसने अनुपात ही पूछा है। अब इसमें क्या करेंगे? इसको काट देंगे, तो आएगा 23:27। यही तो है। बेशक आप कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ गए?
तो आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। मौखिक चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ये लिखेंगे, फिर आपको इसका 30% दिखेगा, इसका 70% दिखेगा, दोनों 230 हुए, 270 बचे। अब 270 नहीं बैठे तो ये अनुपात हो गया। तो बड़ा अच्छा सवाल है। और सवाल कहाँ जटिल होते, सवाल तो सब ऐसे ही होते हैं, बस उसको समझना होता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में देखो, लगाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, 2-3 स्तर हो सकते हैं। तरीके से ज्यादा बेस्ट शब्द रहेगा स्तर हो सकते हैं। देखिए क्या कहा, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों गर्ल्स का 10%, 10% लिखें 10%, और लड़कों की संख्या के 120 के बराबर है, बॉयज इसके 1/20 के बराबर है। यही तो उसने कहा, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। अब बताना है लड़कों तथा लड़कियों में अनुपात। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप 10% को 10/100 लिख सकते हो, b × 1/20 लिख सकते हो, 10 × 1 = 10, 10 से डायरेक्ट ही 1/10 लिख सकते थे। 10 × 1 = 10, 10 दूनी 20, तो g इसको b नीचे ले आओ, और ये 2 तो नीचे है ही है, ये ऊपर ले जाओ। तो इस प्रकार से जो गर्ल्स हुआ और जो बॉयज़ हुई, गर्ल्स का अनुपातिक मान है 1 और बॉयज़ का है 2। तो ये अनुपात जो आया किसमें पूछा है, लड़के तथा लड़कियों में। तो लड़के पहले है भाई, ये बहुत ध्यान रखना, अनुपात आखिरी में पूछे तो किसको पहले किसको बाद में। तो लड़के तथा लड़कियों, लड़के तथा लड़कियों, तो b कितना है 2 अनुपात g कितना 1, तो ये अनुपात कितना है 2:1। बात समझ गए होंगे, 2:1। भाई क्या किया, एक बड़ा साधारण तरीका है जो बच्चा प्रारंभिक स्तर पर लगाता है। उसने कहा लड़कियों का 10%, लड़कियों का 10% किया, बॉयज का कितना 1/20, दोनों बराबर हैं। तो इसको सॉल्व किया तो g का मान आया 1, और जो b इधर आ गया और b के सामने है 2, तो अनुपातिक मान g का 1 और b का 1। अब उसमें इसको b को पहले बोला तो इस हिसाब से। लेकिन अगर देखें तो इसका सोल्यूशन तो मौखिक दिखता है। मौखिक कैसे दिखता है सोचो। उसने कहा, अभी बहुत आसान चीज है मौखिक देखने के लिए, लेकिन आपको वास्तविक समझ उसी स्थिति में आ पाएगी जब आप पूरा अनुपात बहुत अच्छे से समझते होंगे। लड़कियों की संख्या का, लड़कियां जो हैं उसकी संख्या का 10%, 10% का मतलब आप जानते हैं, चलिए 10% ही रहने दीजिए, लड़कियों की संख्या का 10%। और कहता है बॉयज की संख्या का 1/20। अब 1/20 अगर आपको प्रतिशत अच्छे से समझ में आता होगा तो 1/20 को प्रतिशत में कहते हैं 5%। और कोई भी बच्चा अगर प्रारंभिक स्तर पर है तो इसके लिए टेंशन ना ले। ये देखिए, ये भी सीखने का एक बहुत बड़ा गुण है। आप हर चीज के लिए सोचोगे मुझे तो नहीं आता, जब प्रतिशत पढ़ोगे तब आएगा ना। तो हाँ, इसमें कहा 1/20 के बराबर है, तो 1/20 के बराबर का 1/20 का मतलब होता है 5%। तो मतलब बॉयज का 5%, बॉयज का 5%, सॉरी, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, बॉयज की संख्या का 1/20, 1/20 का मतलब होता है 5%। ये कहता है, कुछ लिखने की नहीं जरूरत होगी, मैं समझा रहा हूं। जो 1/20 है उसका मतलब है 5%, यानी कि लड़कियों की संख्या का 10% और लड़कों की संख्या का 5% बराबर है। इससे बात जानते हो क्या दिखती है, मतलब लड़कियां इतनी हैं कि उनका 10% और लड़के इतने ज्यादा हैं कि उनका 5% दोनों बराबर है। तो आप सोचो, यहां जो चीज 10% है, जब इसका निकालते हैं और इसका 5% ही उसके बराबर हो जाता है। मतलब आधा ही जब निकाले, 10 का आधा ही 5% निकाले तभी बराबर हो गया। इससे स्पष्ट दिखता है कि जो बॉयज की संख्या होगी वो इसके दुगनी होगी। बॉयज की संख्या क्या होगी, बॉयज की संख्या होगी वो इसके दुगनी होगी, क्योंकि उसका 5% ही इसके 10% के बराबर है। तो बॉयज की संख्या जो होगी वो दुगनी होगी। दो गुनी, गुना, ये सब जो गुना और ये सब भिन्न होता है, ये भी अनुपात ही है। तो 2 गुनी का मतलब b अगर 2 होंगे तो गर्ल्स 1 होंगी, यही गुने का मतलब है। गर्ल्स की 2 गुनी होंगी, यानी कि गर्ल्स 1 है तो बॉयज 2 हैं। अनुपात पूछा b/g, तो कहेंगे 2:1। तो कुछ नहीं करने, ये भी कुछ नहीं लिखने की जरूरत होगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप देखोगे यार गर्ल्स का 10% और बॉयज का
बॉयज़ का 5%, यानी कि बॉयज़ का मात्र 5% उसके 10% के बराबर है। अब चूंकि आधे का संबंध है, दूने का संबंध है, तो आपको दिखता है कि जितना बॉयज़ होगा वो 2 गुना होगा, क्योंकि उसका आधा ही तो परसेंटेज में है। उसका 5%, उधर है 10%, यानी कि स्पष्ट दिखेगा कि बॉयज़ होंगे वो दोगुने होंगे, तो 2:1। बात मेरी समझ गए होंगे। यही छोटी छोटी बातें आपको आगे ले जाएंगी, और ये जब आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये भी देखिए, मैं आपको सब बता चुका हूं, लेकिन चूंकि भाषा को समझना है, आप अभी अगर इनको ना बताऊं तो आपके सामने सवाल आएगा तो सोचोगे ये तो नहीं लगता मानक से। सब कुछ लगता है, आप उसको समझ पाओ। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में, आप समझ के एक अनुपात दिया, हिसाब दिया है, मैं मानक है, पैमाना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? मतलब कोई 3 संख्या, मैं हर चीज बताता हूं आपको, मैं सोचता हूं जो चीजें आपको आवश्यकता होंगी, जो आपके मन में उठ सकती हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगी, जो आपको रोकेंगी, हर बात को मैं कहीं ना कहीं कह देता हूं। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जब भी 2-3 संख्या है तो एक को ए नाम दो, एक को बी नाम दो, एक को सी नाम दो। कोई जरूरी नहीं है, आपका अगर इस तरह है तो आप ऐसे समझ लेंगे, पहली, ये दूसरी, ये चौथी, तीसरी। अब क्या कहा? अब कहा उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के। अब चाहे ऐसे ही कर दो, अब चाहे ऐसे लिख लो कि भाई ए का मान 3 है तो बी का मान 4 है तो सी का मान 5 है। ये तो हिसाब है, मानक का संभावना है तो अनंत है, तो 1 गुना वाला है। 3 एकम 3 4 ये है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। 2 से अगर सब में गुणा कर दे तो 6 8 10, 3 से करें 9 12 15, 10 से करें तो 10 10 40 50, तो ये है। तो ये तो आपको क्या करना है, ये तो अब ऐसे लिखना भी ऐसे ही लिखा रहे तो क्या करना। अब उसने कहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग यही तो है, कितना है? 9। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। ये जो दूसरी संख्या है और इसमें जोड़ो 52 के योग के बराबर है। ये अब क्या बता रहा है? मतलब जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है उसका जो योग है वो दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। अब इसको सोचो क्या है, छोटी सी बड़ी सरल सी बात है लेकिन आपको घुमा रही है। इसका मतलब यह है कि इन 2 संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। यही तो मतलब हुआ भाई। ए अगर सबसे छोटी है, सी अगर सबसे बड़ी, तो इनका जो योग होगा, जो भी योग होगा, वो जो दूसरी संख्या उसके और 52 के योग के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? इन दोनों संख्याओं का जो योग था वो बी में 52 जोड़ने से बराबर, यानी कि बी 52 कम था इनके दोनों के योग से। बात स्पष्ट हो गई होगी। मतलब कहा ये जो छोटी संख्या इनका जो योग है और जो दूसरी संख्या और 52 का योग बराबर होगा। मतलब ये जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को, तो उसका जो योग निकला, और जो दूसरी संख्या थी उसके साथ 52 को जोड़ा तो उसके योग के बराबर। बात ये निकल के आई, हमने दूसरी संख्या के साथ 52 क्यों जोड़ा? क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर होने के लिए उसमें 52 की कमी थी। बात ये निकल के आई कि दोनों संख्याओं का योग और दूसरी संख्या में 52 का अंतर है। ये वास्तविकता है। अब यहां देखो कितने का अंतर है। यहां दोनों संख्याओं का योग 9 है और दूसरी संख्या 4 है। दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या 4 है। तो इसमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर है, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 8 है। और दूसरी संख्या कितनी है? आपकी 4 है। तो इसमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर है 4 का। इसमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर है 4 का। तो यहां तो अंतर एक मानक के स्तर पर अंतर 4 का है, लेकिन वास्तव में कितने का है? 52 का। तो यहां जो 4 यूनिट है उसका मतलब है 52। तो 1 यूनिट का मतलब कह सकते हो कितना होगा? 13। तो कहा कि सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या ये है, तो 1 यूनिट का 13, तो 13 ×
43। 1 यूनिट का 13 तो 3 यूनिट का कितना होगा, या आप कह सकते हैं 13 गुने का मामला है तो 13 तिया 49। बात आप समझ गए होंगे। ठीक, फिर से एक बार हम समझा देते हैं भी आपको। उसने कहा ए बी सी के में अनुपात जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो 3, बी है 4, सी है 5। उसने कहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, इसका योग कितना है 8। और कहा जो दूसरी संख्या उसमें 52 जोड़ दो तो बराबर होगा। आप समझ गए कि इनके योग और उस दूसरी संख्या में 52 क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर का जो योग है और उधर 52 की कमी हो जाती होगी। तो इसलिए तो आपको क्या करना है, इसमें इस मानक के स्तर पर सोचो कितने का अंतर है। यहां तो 52 जोड़ोगे तो बड़ा अटपटा लगेगा, सोच के 1 सेकंड के लिए सोच लोगे तो अटपटा लगेगा। तो आपको वो ऐसे सोचना है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग बीच वाली संख्या के और 52 के योग की, उसका मतलब है जब ए और सबसे छोटी सबसे बड़ी जोड़ी गई जो आया, अब बी के साथ जब 52 जोड़ोगे तब बड़ा, यानी कि बी के साथ 52 जोड़ने का मतलब बी 52 कम थी, यानी कि 52 का अंतर है इनके दोनों के योग। इसमें अब इस मानक के स्तर पर कितने का अंतर है, इस मानक के स्तर पर अंतर कितने का है, ये अंतर कितने का है 4 और 8, कितने 4 का अंतर है। जो 4 का अंतर वही वास्तव में कितना है 52 है। तो आप चाहे कहो 13 गुने का मामला, चाहे कहो 1 यूनिट का मतलब है 13। अब उसने कहा सबसे छोटी संख्या तो 13 तिया 49। दूसरी पूछता तो 13 छक्कू 52। पांचवी ये आपकी तीसरी पूछता तो 13 पचे 65। कुछ भी पूछता हो जाता। तो देखिए कितनी साधारण चीज थी, लेकिन उसने ऐसा घुमा के बताया आपको। अगला क्वेश्चन है आपका लगभग ऐसा ही है। 3 संख्या इतने अनुपात में है, पहली संख्या तीसरी संख्या का योग। अनुपात क्या है 5, 7 एंड 12, यही तो है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग, इसका और इसका योग कितना होगा, इसका और इसका योग कितना होगा 5 और 12 का योग 17। और यदि उनमें पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, ये सवाल देखा जाए तो पिछले वाले सवाल से आसान है, क्योंकि इसमें स्पष्ट बता दिया कि जो इसका योग है पहली और तीसरी वाली का दूसरी संख्या से, इसमें स्पष्ट बता दिया पहली और तीसरी का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है, बता दिया 50 है। तो इस मानक के स्तर पर देखो कितना अधिक है, तो यहां पर ये 17 है और ये 7 है, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है भाई, इनका योग जो है इस दूसरी संख्या से कितना अधिक है 10। वास्तव में कितना, वास्तव में ये 50, क्योंकि आप जानते हैं तुलना समकक्ष से करते हैं, तो 10 पचे 50, कितने 5 गुने का मामला। उसने कहा तीनों संख्याओं का योग बताइए। अब यहां एक चीज ये पूछ ली बढ़िया, योग बताइए, तो आप तीनों संख्या नहीं निकालेंगे क्योंकि आप बेस्ट तरीके से लगाते, उत्कृष्ट तरीके से लगाते हैं। तो आप एक ये भी तरीका हो सकता है 5 गुने का मामला पता चला तो जो भी इधर है वो सब 5 गुना है। तो उसने कहा इनका योग बताइए तीनों का, तो इसको निकालते हैं तो 25 आता, 35 आता, 12 पंचे 60 आता, तो योग कर लेते। क्यों हम करें, हम तो इसी स्तर पर योग निकाल लेना। तो 7 5 12 12 24, योग आया 24। अब 24 का ही 5 गुना कर देंगे 120 आएगा भाई, 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 120। तो उत्तर आपका सही है बी। बात समझ के होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी होगी, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से चाहे देख लें, 5 7 एंड 12। अब उनमें पहली संख्या तीसरी संख्या का योग, तो इसका योग पहली और तीसरी का योग कितना है 17 है। और कहा दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो इस मानक के स्तर पर कितना अधिक है, ये तो 7 है और इनका योग 17 है, तो यहां पर अधिक है कितना 10। और वास्तव में वो चीज कितनी है 50। आपको जैसे मौखिक पता चलेगा 5 गुने का मामला, कितने गुने का मामला 5 गुने का मामला है, तो इधर कितना 12 7 5 12 12 24। अब यहां योग तो 24 है, उसने कहा योग बताइए तीनों संख्याओं का, तो यहां मानक के स्तर पर तो 24 है, लेकिन सब कुछ 5 गुने होने वाला है 120। मौखिक लगेगा एकदम। भाई आप देखोगे क्वेश्चन तो कहोगे इसमें तो वो हो रहा 17 और वो हो रहा 7, तो यहाँ तो अंतर है 10 का, वहाँ 50 का, तो आप समझ गए 5 गुने का मामला है। फिर देखा टोटल योग कितना, 5 7 12 12 24, 24 का 5 गुना कर दीजिए, हो गया। तो बड़ा आसान है सब। तो अगला क्वेश्चन,
एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात इतना है, छात्रों तथा अध्यापकों का अनुपात। ये भी बड़ा आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भी भाषा समझिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात है 4:7। और लड़कियों तथा अध्यापकों, गर्ल्स तथा टीचर का अनुपात क्या है? 13:2। तो छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? बॉयज तथा गर्ल्स का 4:7, गर्ल्स तथा टीचर का तो आपका 13:2। तो उसने पूछा है छात्रों तथा अध्यापकों का। तो सबसे पहले तो यहाँ 3 चीजें हैं, बॉयज, गर्ल एंड टीचर। तो इन दोनों को सम्मिलित करना मैंने पिछले क्लास में ये सब आपको सिखाया है। तो इसमें मैंने बताया था इसका लास्ट, इसका फर्स्ट टर्म गर्ल्स गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें ये 7 है, इसमें 13 इसको बराबर करना है, कुछ बीच वाला रास्ता नहीं मिल रहा। 13 7 91 होगा, मतलब इसमें 13 से गुणा तो इसमें भी 13 से गुणा, तो 13 × 52। इसमें 7 से गुणा तो इसमें भी 7 से गुणा 14। तो बॉयज, गर्ल्स एंड टीचर का रेशियो हुआ ये। अब क्या पूछा? अब उसने पूछा है कि छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो छात्र में तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आएंगे। तो अब इसमें क्या पूछा? छात्रों तथा टीचर का। तो इनका दोनों का मिला के पूछा है। तो 2 1 3 और 9 5 14, तो 143। तो उसने पूछा भाई ये बॉयज हैं, बॉयज अगर 52 है तो गर्ल्स कितने? गर्ल्स 91, तो टीचर कितने? 14। अब उसने जो आपसे लास्ट में पूछा है छात्रों तथा अध्यापकों का अनुपात बताइए। तो छात्र टोटल हैं 144, तो उस स्थिति में अध्यापक कितने हैं? 14। तो यही आपका उत्तर है 143:14। बात समझ गए? छात्र का मतलब है बॉयज गर्ल दोनों, तो वैसे अलग अलग तो ये है, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, उन पर आप जब जाते हो तो आपको अच्छा लगता है। 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया, तो कुछ नहीं सवाल में है, लेकिन इसकी भाषा को कुछ बच्चों को 10% बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। इसका मतलब है पहले 9 था किराया, अब 11 हो गया, ये मतलब 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया, मतलब 9 था अब 11 हो गया। अब कुछ नहीं, आप जानते हो मानक को। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 है, अब मूल किराया इसमें तो 9 था, तो ये है 18,000। तो आप समझ गए कितने गुना? 9 दूनी 18 एंड 3 0, तो 2000 गुने का मामला है। बात समझ गए? तो मूल किराया 18,000 है, तो बताया किराए में बढ़ोतरी कितनी? बढ़ोतरी कितनी हुई? अब हम ये निकालें फिर घटाएं नहीं, हम यही देख लेना बढ़ोतरी कितनी हुई। यहां बढ़ोतरी हुई है 2, 9 था 11 हो गया, 2 की बढ़ोतरी हुई। ये तो मानक के स्तर पर 2 है ना, वास्तव में इसका मतलब तो 2000 गुना होगा, तो मतलब होगा 2 का मतलब 4000। 2 का मतलब 4000। आपका ऑप्शन सही है सी। ये सब सवाल आपके मौखिक लगेंगे, किसी भी सवाल में थोड़ा बहुत लिखना पड़ सकता है, वो अलग बात है, बाकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आपने देखा 9 का मतलब 18,000 है, तो 2000 गुने का मामला है। वहाँ कितने की? 2 की वृद्धि हुई, तो 2 का मतलब 4 होगा, 4000 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हो गया। अब मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आज आखिरी में एकदम दिया, बीच में भी दे सकते हैं। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप रेगुलर पूरा वीडियो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जो चीज़ आपके सामने आती है एक बड़ी सोच का नतीजा होती है। आपको कैसे रास्ते पर जाए, जैसे बच्चे को होता है ना, बच्चा शैतानियाँ भी करता है, बच्चा लापरवाही भी करता है, तो उस सब। तो आज का वो क्वेश्चन है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, इसका सलूशन अगली क्लास में बताएंगे। तो 2 विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों का टोटल संख्या 990 है। यदि विद्यालय के ए विद्यार्थियों की संख्या 5% की कमी तथा बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि की जाए, तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों के समान हो जाएगी। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी के विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत सी बुक्स में जो तरीके रहते हैं वो उनके तरीके हैं और बड़े लंबे तरीके होंगे। मैं बताऊंगा वो उत्कृष्ट तरीका होगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे। आप लगाइए। मेरे जो पुराने बच्चे हैं, और भी कोई हो सकते हैं बच्चे जो अच्छे हैं पढ़ने में, तो वो हो सकता है उस उत्कृष्ट तरीके से लगाए। तो हम इसका सलूशन अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप सब
बड़ी मेहनत से पढ़ें, और जो निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं सेक्शन ए से, आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि 3-4 क्लास या ऐसी क्लासों से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बीच की क्लास देखने से कुछ नहीं फ़ायदा होगा। पूरे सिस्टम को समझोगे तो आपको 1 महीने में आपका मैथ के प्रति मैं दृष्टिकोण परिवर्तित कर दूंगा, आपको लगने लगेगा कि मैथ समझी कैसे जाती है। तो उस स्तर को आपको मैथ प्राप्त करनी है। मैं इसीलिए इस क्षेत्र में आया हूं कि ये जो समझ है मैथ की, सरलतम समझ आज की, वो आप सबके बीच में आए। ऐसा ना हो हम तक ही सीमित रह जाए। आप सब भी इसको आगे बढ़ाइए। देखिए, हम उसी समय मेहनत कर पाएंगे, उसी समय हमें और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, और ज़्यादा जोश मिलेगा, जब बहुत से बच्चों का इसका लाभ मिलेगा। तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कहता हूँ आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको इतना बढ़ाइए आगे, इतना बढ़ाइए आगे कि हर बच्चे के पास से पहुँचना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप इसको एक लक्ष्य के तौर पर लें कि मुझे इतने तो शेयर करने ही करने हैं। जो लाइव क्लास होती हैं लोगों की, उसमें क्या करते हैं, शेयर करो शेयर करो, ये मैं नहीं कर सकता। और आपका जो ये प्रोसेस है, जो ये सेक्शन चैप्टर की योजना है, और जो पूरी योजना है, जो मैं पूरा पढ़ाने का ढंग है, उसमें मैंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है कि आपको कैसे है। तो अगर आप अनुसरण करेंगे तो इससे कोई अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी। लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं, मैं आपको समझा चुका हूँ। बस 10 लोगों के नाम बोल दिए, इससे क्या हो गया फ़ायदा। मेन है टीचर की गुणवत्ता, मेन है टीचर की टीचिंग स्किल, मेन है टीचर की अप्रत्यक्ष जो उसकी अप्रोच होती है कि वो कैसे चीज़ों को आपके अंदर ले जाए, तो वो मेन है। तो आप बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ें और बहुत से बच्चों को इससे जोड़ें। तो आज इतना ही। जय हिंद।